नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान के एक चैप्टर के बारे में। वो चैप्टर है असंक्रामक रोग तथा अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, वो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। तो आज के वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरीके से डायबिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और अगर आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि असंक्रामक रोग क्या होता है। देखिए, रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग जो किसी एक दूसरे व्यक्ति में है, यदि आप उसके साथ संपर्क में रहते हैं तो वो रोग आपको हो सकता है, उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे आमतौर पर ऐसे रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक से होते हैं। कवक में ईस्ट होते हैं, खमीर, जो रोग फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि उसको टीबी अगर होगा तो वो खांसेगा, तो उसके खांसने में उसके मुख से जलवाष्प बाहर निकलेगी और उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। तो उसका अगर कोई मित्र है जो साथ में रहता है, साथ में खाना खाता है, तो उसको भी टीबी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो संक्रामक रोग एक से दूसरे में फैलते हैं, लेकिन जो असंक्रामक रोग होते हैं वो अगर किसी एक व्यक्ति में है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ रहता है, खाना खाता है, तो उसमें नहीं फैलता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके समझेंगे कि संक्रामक और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। और असंक्रामक रोग जो होते हैं वो आमतौर पर अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके खान पान में, आपके रहन सहन में नियम नहीं है, आपके रहन सहन में एक अनियमितता है। आप मॉर्निंग में आपका उठने टाइम फिक्स नहीं है, रात में आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से अगर वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा इस तरीके से जीवन शैली, तो फिर आपकी बॉडी में असंक्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही खतरनाक रोग के बारे में, जो है डायबिटीज़, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन 1 है डायबिटीज़ अथवा मधुमेह क्या होता है। मधुमेह को हम वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। बेसिकली मधुमेह को डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रवाहित होना या फिर होकर के निकलना। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूँ। मधुमेह को वैज्ञानिक भाषा में डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, जिसमें जो डायबिटीज़ है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है प्रवाहित होना या फिर होकर के गुजरना। मेलाइटिस की बात करें तो मेलाइटिस एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मधु। ठीक है, जिसका मतलब होता है मधु। तो टोटली अगर हम इसको समझें कि ये डायबिटीज़ है क्या, तो इस प्रकार डायबिटीज़ मेलाइटिस का अर्थ क्या हुआ? मधु का शरीर से बाहर निकलना। ठीक है, तो इस प्रकार डायबिटीज़ मेलाइटिस का मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ मधु का शरीर से बाहर निकलना, तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। बेसिकली अगर हम समझें मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? मधुमेह को अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं रेन ऑफ हनी। ठीक है, मतलब शहद की वर्षा। मधु का मतलब शहद होता है, मधुमेह का मतलब क्या होता है? शहद की वर्षा। तो शरीर से मूत्र के द्वारा गाढ़ा गाढ़ा जब मूत्र हो जाता है तो वो एक तरीके से शहद की तरह होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेन ऑफ हनी। ठीक है, मधुमेह। और वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई बोले डायबिटीज़ क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस मधुमेह का एक वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक नाम है, जिसमें से डायबिटीज़ का और जिसमें से मधुमेह का जो मीनिंग है वो इस प्रकार होता है। अच्छा, डायबिटीज़ अगर हम समझें कि जब किसी व्यक्ति के रक्त में, ठीक है, आप इसको सुनना, जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है
और लगातार अधिक ही रहती है, तब इस स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति में यदि उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य स्तर से ज़्यादा रहती है और वो कम नहीं होती है, तो इस स्थिति में हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसको मधुमेह कहते हैं। ठीक है, रेन ऑफ हनी कहते हैं। अच्छा, अगर हम समझें कि ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है वो कितनी होती है, तो आमतौर पर हमारे शरीर में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा है वो 80 से, यहाँ पे आप कुछ बुक्स में 70 मिलेगा, लेकिन हम समझते हैं 80 से 100, ठीक है, मिलीग्राम। आमतौर पर हमारे शरीर में जो सामान्य रक्त ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त होती है। ठीक है, यानी हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम शुगर होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे अगर ये किसी कारणवश बढ़ जाए और कम ना हो, बढ़ती ही रहे, तो हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं या फिर मधुमेह कहते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट में हम समझते हैं कि किस तरीके से एक फास्टिंग स्टेज में और एक भोजन करने के बाद में डायबिटीज़ का स्तर यानी ब्लड शुगर का स्तर कितना बढ़ जाता है। सपोज मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग स्टेज में है, फास्टिंग स्टेज का मतलब होता है कि उसने भोजन नहीं किया है, ठीक है, खाना नहीं खाया है। ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है, अब यहाँ पे सुनना आप, ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है, अगर वो फास्टिंग स्टेज में है, उसने भोजन नहीं किया है, तो यदि हम उसके रक्त को चेक करेंगे तो उसके रक्त में हमको आमतौर पर 70 से 99 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसने भोजन अभी तक नहीं किया है और उसको मधुमेह रोग नहीं है, तो अगर हम उसके रक्त को चेक करेंगे तो उसके ब्लड में हमें 100 मिलीलीटर ब्लड में 70 से 99 या 70 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज मिलेगी। तो ये क्या है, ये संकेत है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही व्यक्ति जिसको मधुमेह नहीं है वो खाना खा लेता है और खाने के 2 घंटे बाद वो खाना खा लेता है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर हम उसका ब्लड चेक करेंगे तो उसके ब्लड में हमको प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में हमको अगर हमें 140 मिलीग्राम से नीचे, ठीक है, 140 मिलीग्राम से नीचे अगर हमको ग्लूकोज मिलती है तो उस व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यानी फास्टिंग स्टेज में भोजन ना करने की स्थिति में 70 से 99 अगर है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद में अगर 140 से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम चेक करेंगे एक ऐसे व्यक्ति का रक्त जिसको डायबिटीज़ है, जिसको मधुमेह है, तो उसने अगर भोजन नहीं किया है, फास्टिंग स्टेज में है, खाना नहीं खाया है, तो उस स्थिति में उसके शरीर में हमको 80 से 130 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में, ठीक है, मतलब प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में हमको उस व्यक्ति के ब्लड में 80 से 130 मिलीग्राम ग्लूकोज मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके ब्लड में हमको ज़्यादा मिली है। और अगर उस व्यक्ति ने खाना खा लिया, किसने, जिसको डायबिटीज़ है, खाना खा लिया और खाना खाने के 2 घंटे के बाद उसका हम चेक करेंगे तो हमको लगभग 180, ठीक है, लगभग हमको 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड हम पाएंगे ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये है कि ये 180 ज़्यादा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और उस व्यक्ति को कुछ नियम, कुछ अपनी जीवन शैली में कुछ देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी डायबिटीज़ का चार्ट जो हमने समझा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगर 180 रहे या 180 से ज़्यादा हो जाए तो उसकी बॉडी में क्या होगा। अब यहाँ पे सुनना आप, जब रक्त में, ठीक है, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी, 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हो जाती है या इससे अधिक हो जाती है, तो ग्लूकोज हमारे जो गुर्दे होते हैं
उनकी कोशिकाओं से छन करके बाहर निकलता है, यानी पेशाब में निकलने लगता है। और जब ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो यूरिन में ग्लूकोज बहने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होकर के शहद की तरह प्रतीत होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह, यानी शहद का बहना, मधुमेह, हनी, रेन ऑफ हनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का हमने आंसर समझ लिया कि किस तरीके से डायबिटीज़ क्या होती है और ये पूरी कहानी होती क्या है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको करने के लिए योग्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यह बोला गया है कि मधुमेह क्यों होता है और उसके कारण आप बताइए, ठीक है। तो मधुमेह के कारण क्या है, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि मधुमेह होता क्यों है, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इसके कारण के ऊपर। जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक विशेष ऑर्गन होता है। कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारा स्टमक, ये हमारा आमाशय है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लीवर होता है, यकृत होती है, ये स्टमक है, पेट है, आमाशय है। और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। हिंदी में इसको हम अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पैनक्रियाज है वो कैसी ग्रंथि है, हमारे शरीर में 2 प्रकार की मुख्यतः ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। मुख्यतः कौन कौन सी? एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और बहिस्रावी को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? तो पैनक्रियाज एक अकेली, हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक अकेली ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है, जो बहिस्रावी भी, दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए पैनक्रियाज को, अग्नाशय को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स को उत्पन्न भी करती है और एंजाइम्स का भी उत्पादन करती है। तो दोनों को उत्पन्न करने वाली ग्रंथि को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम हमारा अग्नाशय करता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए ये पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। और इन द्वीपिकाओं में कुछ कोशिकाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी कोशिका होती हैं? एक को हम अल्फा सेल बोलते हैं, अल्फा कोशिका। दूसरी को हम बीटा कोशिका बोलते हैं। तीसरी को हम डेल्टा कोशिका बोलते हैं। और फिर चौथी को हम बोलते हैं गामा कोशिका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। उनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और गामा कोशिका। हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी कोशिका हैं वो हैं 2। कौन कौन सी? वो हैं अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करती हैं। जो अल्फा कोशिका होती है वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं? जिसको हम ग्लूकागॉन बोलते हैं। और जो बीटा कोशिका होती है वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, लिवर से, किडनी से, पैनक्रियाज से, या फिर कहीं और बॉडी की पार्ट से, तो आप बोलेंगे कि इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। और कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से रिलीज होता है, बीटा सेल से निकलता है। अब यहाँ पे कार्य क्या करते हैं ये दोनों हार्मोन? जो ग्लूकागॉन होता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए कार्य करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। वहीं पे इसका जस्ट उल्टा इंसुलिन कार्य करता है और वो क्या करता है? ग्लूकोज को कम कर देता है। तो अगर इसको मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से तो समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान है ना, और तमराज किलविस। तो शक्तिमान कौन है? इंसुलिन, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। शक्तिमान इंसुलिन है।
ठीक है। जब भी अंधेरा ज़्यादा होगा तो शक्तिमान आएगा, है ना। जब भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो इंसुलिन निकलेगा कम करने के लिए, है ना। जिस प्रकार अंधेरे को कम करने के लिए शक्तिमान आता है, उसी प्रकार ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन आएगा, ठीक है। और यदि इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज बढ़ता रहेगा और यही स्थिति होगी मधुमेह की, ठीक है। तो समझते हैं फिर इसमें क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे मधुमेह क्यों होता है। मधुमेह क्यों होता है? मधुमेह इसलिए होता है जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में जो कोशिकाएं होती हैं, खासकर बीटा कोशिका जब मर जाती है या नष्ट हो जाती है या उपयुक्त मात्रा में इंसुलिन नहीं स्रावित करती है, तो उस स्थिति में हमारे ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होती है और इससे मधुमेह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। वो ये, एक बात ये है कि यदि हमारे शरीर में जो बीटा कोशिका है, बीटा सेल है, अगर वो पूर्णतः नष्ट हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो हमको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, शरीर में इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, सिरेंज के थ्रू। लेकिन यदि हमारे शरीर में बीटा कोशिकाएं हैं लेकिन वो उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं निकाल पाती हैं, तो इस स्थिति में हमें इंसुलिन बाहर से नहीं लेना पड़ता है, हम केवल मेडिसिन, दवाई खा करके काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कुछ समझते हैं कारण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, कारण का मतलब होता है, कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सपोज मोटापा, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके बॉडी में ज़्यादा संभावना है कि वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाए। दूसरा होता है वंशानुक्रम, ठीक है, यानी अगर उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, खास उसका जो ब्लड संबंधी है, तो फिर मधुमेह हो सकता है। उसके अलावा जो आयु, एज, ठीक है, जो एज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा खासकर अगर हम बात करें गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में भी ये डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मोटापे की, कि मोटापे से किस तरीके से डायबिटीज़ होता है और मोटापा किस तरीके से कारण है। जैसे हम समझते हैं कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें डायबिटीज़ का यानी मधुमेह का रोग अधिक पाया जाता है, क्योंकि वो अगर मोटे व्यक्ति अधिक मात्रा में मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे, जैसे चीनी या चीनी की चाय या फिर अदर स्वीट खाएंगे, या फिर खाने में वो आलू खाएंगे, चावल खाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनके शरीर में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा अगर हुआ तो जो अग्नाशय है, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को स्रावित करेगा ताकि बढ़ा हुआ ग्लूकोज कम हो जाए। और अगर ऐसा चलता रहा कई वर्षों तक, तो फिर होगा ये कि वो कोशिकाएं जो इंसुलिन को उत्पन्न करती हैं, वो धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो जाएंगी और इससे इंसुलिन नहीं निकलेगा और ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होगी। तो ये मधुमेह का एक कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आयु, जो एज कैसे फैक्टर होता है, आयु अगर बढ़ जाती है तो फैक्टर कैसे होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे मधुमेह होने की संभावना जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसा हम अगर बात करें, अगर कोई एक बच्चा पैदा हुआ है अभी, ठीक है, उससे लेकर के जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, तब उसमें जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उसकी संभावना धीरे 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 बढ़ती रहती है। और ख़ासकर जो एज फैक्टर है, जो आयु फैक्टर है, वो डायबिटीज़ टाइप 2 यानी जितने भी उम्र वाले व्यक्ति हैं, 40 से एवं वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें खासकर जो डायबिटीज़ का प्रकार 2 है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं किस तरीके से जो वंशानुक्रम है, ठीक है, यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो किस तरीके से डायबिटीज़ वो आगे बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे मधुमेह जो है, मधुमेह रोग जो है एक तरीके से वंशानुक्रम रोग हो सकता है। यदि माता या पिता या फिर माता पिता दोनों मधुमेह से पीड़ित हैं, उनको मधुमेह है, तो उनकी संतानों में मधुमेह रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऐसे कई चांसेस देखे गए हैं कि अगर फैमिली में माता पिता को मधुमेह है तो उनके बच्चों में भी मधुमेह देखा गया है, और कभी कभी ऐसा नहीं पाया गया है, ठीक है। तो एक थोड़ा संशय का विषय है ये, लेकिन अगर प्रश्न आता है तो आप हो सकते हैं ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से गर्भावस्था में मधुमेह हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि ऐसी स्त्रियाँ जिनमें
मधुमेह के होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। उनमें गर्भावस्था के समय मधुमेह रोग हो जाता है, और ऐसी स्त्रियां जिनमें मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा नहीं होती है तो उनमें ऐसा रोग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कब होता है, क्योंकि गर्भावस्था में जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, गर्भावस्था जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय पर प्रभाव डालती है, तो इस वजह से उनके बॉडी में ये रोग हो सकता है, ठीक है। तो मेन फैक्टर कौन सा है? मेन फैक्टर यहाँ पे है कि यदि इंसुलिन नहीं निकलेगा और इससे आपका ब्लड शुगर यानी आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कंट्रोल नहीं होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मधुमेह के प्रकार के बारे में लिखिए कि कौन कौन से प्रकार का मधुमेह रोग होता है, ठीक है, डायबिटीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्वेश्चन में आंसर क्या करेंगे हम, मधुमेह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। पहला होता है प्रकार 1 मधुमेह, दूसरा होता है प्रकार 2 मधुमेह। अब इसको हम समझते हैं। प्रकार जो 1 होता है इसको हम पहले जुवेनाइल टाइप डायबिटीज़ कहते थे। क्या बोलते थे? जुवेनाइल टाइप डायबिटीज़ बोलते थे। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम मैच्योरिटी वनसेट टाइप डायबिटीज़ बोलते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में इसको हम टाइप 1 टाइप 2 करके बोलते हैं। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है टाइप 1 टाइप 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, जिसको हम जुवेनाइल टाइप डायबिटीज़ कहते थे। इसमें क्या होता है, ये आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन को स्रावित करती हैं, वो मुख्य रूप से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं बनता है। और ऐसे रोगी जो होते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, तो वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ताकि उनके बॉडी में जो ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो कंट्रोल रहे। तो ऐसे रोगियों को हम बोलते हैं कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट, ठीक है, यानी इंसुलिन पर निर्भर रोगी। और ये कौन सा डायबिटीज़ है? ये है डायबिटीज़ टाइप 1, और ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो 1 है उसके पेशेंट लगभग 5 से 10% के आसपास ही हैं, और जो टाइप 2 है उसके पेशेंट पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ कौन सा होता है? टाइप 2 होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन पर निर्भर, इस पे जो पेशेंट हैं वो इस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन पर निर्भर रहते हैं, और ये खासकर छोटे बच्चों को हो जाता है। छोटे बच्चों से लेकर के ये फिलहाल बड़े व्यक्तियों तक को भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या होती है, ऐसे रोगियों को भूख बहुत लगती है, उनको प्यास बहुत लगती है, और अगर डायबिटीज़ होगी तो पेशाब बार बार आएगी। और इससे क्या होगा, यदि पेशाब बार बार आएगी तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो बाहर निकल जाएगा और शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो दुबला पतला व्यक्ति इससे प्रतीत होने लगता है। तो ये था टाइप 1। अब बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसा होता है? ये खासकर ऐसा डायबिटीज़ होता है जो 40 वर्ष की आयु के बाद उत्पन्न होता है, या फिर 40 वर्ष की आयु तक उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का स्रावण करता है, लेकिन बहुत कम करता है। बीटा कोशिकाएं हमारे शरीर में रहती हैं, लेकिन वो इंसुलिन का स्रावण बहुत कम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर दवाई खा करके, जैसे मेटफॉर्मिन एक दवाई आती है, ठीक है, मेटफॉर्मिन अगर हम खा लें या फिर अपने जीवन शैली को बदल लें, सुबह रोज़ उठ करके जॉगिंग करें, थोड़ा टहलें खुले वातावरण में, ठीक है, अपने खान पान को नियंत्रित करें, तो इससे क्या होगा, हम टाइप 2 डायबिटीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आहार के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा खान पान बिगड़ गया है
और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो फिर इंसुलिन भी इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर लेंगे इसको सुनने के बाद में। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग जो है, ठीक है, उसमें होने वाले जो लक्षण हैं कि कौन कौन से इसमें लक्षण हैं वो होते हैं, तो इस पर प्रकाश डालिए। तो समझते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मधुमेह जो है, जब डायबिटीज़ होती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो एक लक्षण है, क्या है, पॉलीयूरिया। पॉली मतलब होता है ज़्यादा और यूरिया मतलब होता है पेशाब, मतलब एक तरीके से यूरिन बोलते हैं ना, पॉलीयूरिया तो बोलते हैं उसको। तो इसमें बार बार पेशाब आती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम समझे अगला, इसमें अगला हमारा जो रहता है वो ये है कि ऐसे रोगियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यास लगती है। ठीक है, और अगर प्यास अधिक लगेगी तो मूत्र द्वारा शरीर से पानी निकलने के कारण रोगी को पानी की कमी ज़्यादा होती रहती है और इससे क्या होता है, अधिक से अधिक प्यास बार बार लगती है। तो ये एक लक्षण है, इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया को बोलते हैं कि बार बार प्यास लगना, क्योंकि यूरिन के द्वारा वाटर लॉस होता रहता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो लक्षण इसका है वो ये है कि अत्यधिक भोजन करना, बहुत ज़्यादा भोजन करना। जब शारीरिक संपोषण के लिए आहार का उपयोग नहीं हो पाता है, तब जो हमारे तंतु हैं, उन तंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो क्या करता है बॉडी, तो बॉडी भोजन ज़्यादा उसको डिमांड होता है, तो ज़्यादा भोजन खाती है, ज़्यादा भोजन चाहिए शरीर को। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया यानी बार बार भोजन करना। ठीक है, अगला अगर बात करें तो अगर मान लीजिए सपोज हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगी तो उसमें ग्लूकोज तो बाहर निकलेगा ही, साथ में पानी भी तो निकलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है वो लक्षण है। ठीक है, अगला बात करते हैं तो ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज़ है, उनको उनके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो रोगी के शरीर में संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और ऐसे रोगियों को संक्रामक रोग उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रोगियों को खासकर फोड़ा, फुंसी, खुजली इत्यादि बीमारी जल्दी होने के चांस रहते हैं। और इसमें एक बड़ी बात और है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह है और उसको चोट लग गई है तो उसके घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो शरीर है वो जीवाणुओं को पनपने के लिए एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करके देता है, इसीलिए जीवाणु वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पनपते रहते हैं और घाव जल्दी नहीं भरता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लक्षण है कुछ। इसके अलावा अगर बात करें तो ज़्यादा समय तक अगर मधुमेह रहता है और अनियंत्रित भी रहता है तो इससे क्या होता है, रोगी को उच्च रक्तचाप, ठीक है, रोगी को जो उच्च रक्तचाप है यानी जो ज़्यादा बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है तथा उसके साथ में कैटरैक्ट नाम की बीमारी जो आँखों में होती है उसकी ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, और तो इस तरीके से व्यक्ति को कीटोसिस भी होने लगता है तथा अन्य प्रकार के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे लक्षण के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आज का, वो ये है कि मधुमेह के रोगियों को कौन कौन से खाद्य पदार्थों दिए जाने चाहिए और कौन कौन से खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ समझते हैं किस तरीके से इसका आंसर हम लिखेंगे। ज़रा आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो क्या उसको हम मीठी चीज़ दे सकते हैं? नहीं। तो यानी हम फिर क्या करेंगे, उसके भोजन को हम डिवाइड कर देंगे कि ये चीज़ें नहीं देनी है और ये चीज़ें देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं क्या होता है। देखिए, मधुमेह के जो रोग हैं, ठीक है, उसके उपचार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका एक फूड का चार्ट बनना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं डाइट प्लान। ठीक है,
कि उसमें उसके डाइट प्लान में, उसके भोजन के चार्ट में कौन कौन चीज़ शामिल करना है, कौन कौन चीज़ शामिल नहीं करना है। इससे वो केवल उन चीज़ों को खाए जिससे उसको ऊर्जा मिले, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना हो पाए। तो इस तरीके से हम उसको जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? खासकर ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मधुमेह है, उनको हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, अधिक मात्रा में। और उनको जो तैली चीज़ें हैं जिनमें तेल भरा होता है वो नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, और मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से अगर हम समझें तो हम उनके भोजन को निम्न बातों के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज पहला जो आहार है, ठीक है, वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। अगर मान लीजिए व्यक्ति ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है तो फिर वो चीज़ नहीं खा पाएगा ना। जो चीज़ हम उसको रिकमेंड करेंगे, हम उसको बताएंगे, तो उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, उसकी उपलब्धि कि वो आसानी से मिल जाएं, तथा हम उसके धर्म को भी मान सकते हैं कि अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है तो वो क्या चीज़ नहीं खाता है। आमतौर पर मांस जो है वो शामिल होता है, नहीं होता है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो भोजन है उसकी जो पोषण है, यानी कोई भी फूड हम खाते हैं तो उसका पोषण स्तर कैसा है, ठीक है, क्या उसके अंदर सभी प्रकार के इसेंशियल यानी जो मौजूद ज़रूरी तत्व हैं वो हैं कि नहीं हैं। तो उसके हिसाब से भी हम उसकी तालिका बना सकते हैं। तो अगर हम समझे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जो नहीं खाने चाहिए, और फिर बात करेंगे हम ऐसे जो खाने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो नहीं देने चाहिए किसी एक मधुमेह के रोगी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चीनी, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो चीनी, गुड़ या फिर शहद इत्यादि चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खासकर जो मिठाइयाँ हैं, छेने के रसगुल्ले हैं, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और इंसुलिन नहीं है जो उसको कम कर पाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो आलू है, ठीक है, और जो हम बोलते हैं ना अरबी है जिसको हम घुइयाँ बोलते हैं, जिमीकंद है, शकरकंद है, ठीक है, मिश्री कंद है, कमलगट्टा है, तो ये सब नहीं देना चाहिए। उसके अलावा चावल है, किशमिश है, ठीक है, अंजीर है, ये सब नहीं देना चाहिए। उसके अलावा जो भी पेस्ट्री वगैरह होती हैं, वो आइसक्रीम वगैरह है, चॉकलेट है, वो नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फूड मटेरियल देने चाहिए, ठीक है। मधुमेह के रोगी को जो निम्न मैं बोलने वाला हूँ वो देने चाहिए। जैसे अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, दूध का जो आइटम है, तथा मांस वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। अनाज की बात करें तो उसमें गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, तथा उसमें चना है, ये दे सकते हैं। दालों की बात करें तो जो दालें हम खाते हैं आमतौर पर वो दालें दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त सब्जियां, खासकर हरी सब्जियां जिसमें हरे पत्ते वाली सब्जियां हों, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तथा फल की अगर बात करें तो जामुन वगैरह है, ठीक है, संतरा वगैरह है, अनार वगैरह हम दे सकते हैं। दूध की बात करें तो ऐसे मतलब दूध का ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर फैट ज़्यादा ना हो, जिसके अंदर ज़्यादा वसा ना हो, तो वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा मांस की बात करें तो खासकर जो मुर्गी का मांस है वो हम, या मछली का मांस हम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि आपने यदि ये वीडियो पूरा देखा है, सुना है, तो आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी। और अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता है डायबिटीज़ के ऊपर, मधुमेह के ऊपर, तो आप उसको ईजिली कर लेंगे इसको सुनने के बाद में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।